कल को इनको पसंद नहीं आया कि राजा अच्छा नहीं है, तो ये लोग राजा को मार सकते थे, क्योंकि वो तो अकेला है और ये तो बहुत स्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों का पूरा करने के लिए भारी कर लगाएगी तो राजा को तुरंत हटना पड़ेगा। और राजा अगर सेना पे हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का इतिहास, चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतिहास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या दे रखा है बच्चों? लिखा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, है ना। तो देखो यहाँ पर हम इसको पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक जाएंगे ताकि आपको पूरा समझ में चैप्टर अच्छे से आ जाए। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। बीच बीच में आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता रहूँगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तभी करना बच्चों जब आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, पता है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो दे रखा है महाद्वीपों के नाम। आपको पता होगा पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप है? टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप है। आप इसको गिनती कर सकते हो। देखो सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से कलर करके, है ना, जिसमें इंडिया भी शामिल होता है। कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। ये क्या है? हमारा एशिया महाद्वीप है। वैसे बच्चों ये यूरोप है, आपको दिख रहा होगा। फिर ये हमारा पर क्या है? अफ्रीका है। 3 तो यही हो गया, 4 और ये 5, है ना, और ये 6 और आखिरी वाला कौन सा है बच्चों? तो आप लोग देख सकते हो ये रहा अंटार्कटिका, जो कि पूरा बर्फ से टिका रहता है ना, पूरा ढक रहता है ये पूरे साल भर, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती है। तो हमने पढ़ लिया बच्चों महाद्वीप के बारे में, पर यहाँ पर आपको चैप्टर में बोला गया है 3 महाद्वीपों में साम्राज्य, तो वो भी बता देते हैं। तो बच्चों वो भी बता देते हैं कि 3 महाद्वीपों का मतलब क्या होता है। देखिए देखो बच्चों, यहाँ पर जो राजा आए थे, है ना, जो भी यहाँ पर शासक आए थे, उनके पास ये देखो इतना बड़ा साम्राज्य था। आप लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा यूरोप ले रखा था उन्होंने। देखो एशिया, जो पूरा एशिया है वो, इसमें से ये आधा है ना, आधा तो दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये भी ले रखा है। और अफ्रीका का बच्चों ये उत्तरी अफ्रीका, इसको कहते हैं बच्चों उत्तरी अफ्रीका के। ये ऊपर है, आपने पढ़ा हुआ ना, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर कुछ और है ना, इधर अपने हिसाब से पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। तो वही यहाँ पर वो दे रखा है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वही यहाँ बताया गया बच्चों। तो आगे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने इन तीनों जगहों पर अपना शासन फैला रखा था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी बेसिक बातें पढ़ते हैं। तो लिखा है रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से ये फैला हुआ था, है ना। तो यहाँ पर कितना दूर फैला हुआ था आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, है ना, अधिकांश मतलब होता है ज्यादातर यूरोप वाला हिस्सा था, और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र। तो देखो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है फर्टाइल क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब होता है कुछ इस तरह से चांद के शेप के जैसा। जो चांद की शेप में जो एरिया था वो भी इनके अंडर में एरिया हो रखा था। आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बनाया गया को, ये कुछ इस तरह से चांद के शेप में है। ये इसको बोलते हैं उपजाऊ अर्धचंद्राकार शेप, है ना। तो वही यहाँ बताया गया था, वही वहां पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं। देखो ये एरिया उनके पास था, यानी पश्चिमी एशिया भी मैंने दिखा दिया, जो कि आधा हिस्सा था, है ना, आधा ही समझ लो। और लिखा है उत्तरी अफ्रीका, है ना, ये उत्तरी अफ्रीका भी इसमें मिला हुआ था। देख सकते हो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका यहाँ पर मिला हुआ है। ये पूरा पूरा इनका अपना साम्राज्य बन गया था, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है? तो लिखा है कि इस अध्याय में हम देखेंगे, प्रयत्न करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो राजा के अंडर में कैसे आया, हम वो पढ़ेंगे, है ना। अब मान लीजिए जैसे इंडिया है, तो इंडिया भी इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इसको चलाने के लिए 28 राज्य बनाए गए हैं, 28 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए गए, और भी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज होती है। वैसे ये तो बहुत बड़ा है ना, इंडिया से काफी 10-12 गुना तो बड़ा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इतना बड़ा एरिया किस तरीके से बनाया गया था, किस तरह से शासन हो रहा था। लेकिन किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे, हम ये पढ़ने वाले हैं। यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं से यहाँ पर संपन्न था, है ना, वैभव से संपन्न था। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में, देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं चलती थी, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर उनकी संस्कृतियां थी, है ना। ये आपको समझ में आ गया। आगे जो लिखा है, वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी, यानी यहाँ पर बच्चों स्त्रियों की हालत फिर भी ठीक थी।
देखो यहाँ पर बताया गया ना, इस आप इस फोटो में देख सकते हो महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक ठाक है ना। यहाँ पर तो एक काम कर रही है, बच्चों को पाल रही है, घर खेती का काम भी कर रही है, एक दूसरे को शिक्षित भी कर रही है। तो कुछ वही यहाँ पर दिखाया गया कि महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती। ऐसी स्थिति थी जो आज आज मान लो 2026-27 जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब ये यहाँ पर ऐसी स्थिति महिलाओं की उस जमाने में थी, पर आज काफी देशों में नहीं है। लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल बताओ तो उसका मतलब मार्केट, पैसा कमाना, ये सब इसी से होता है ना। कौन चला रहा था? तो दास श्रम चला रहे थे, है ना। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, देखो दास ये इस तरह से काम किया करते थे। ये देखो खेतों में काम कर रहे हैं, देखो सड़क बना रहे हैं, है ना। देखो ये भी सामान ढोएंगे तो इसमें सामान लदकर कहीं दूसरे देश में जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे बच्चे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मिलिट्री में भर्ती होना है तो कौन होगा? वो सभी गरीब लोग यानी जनता के जो श्रम हो गए वही करते थे। श्रम का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर नौकर, है ना, या दास। इनको सैलरी बहुत कम मिलती थी, सिर्फ खाने पीने के लिए मिलता था। इन्हीं को हम दास कहते हैं। लेकिन जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। मतलब ये कि देखो इनको स्वतंत्रता कहाँ मिली है? आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बच्चों की यहाँ पर इनको स्वतंत्रता मिली है? बिल्कुल भी नहीं मिली है। सब लोग तो काम करने में लगे पड़े। इवन बच्चे लोगों को भी काम करने की इजाजत दी गई है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। लिखा है 5वीं शताब्दी उसके बाद के समय से पश्चिम से साम्राज्य छिन्न छिन्न भिन्न हो गया। तो बच्चों जब 5वीं शताब्दी आया, जब ये 5वीं शताब्दी आया था यहाँ पर भिन्न हो गया। तो बच्चों जब 5वीं शताब्दी आया होगा, 5वीं शताब्दी कब आया होगा? यानी कि 400 में, है ना, 400 ईस्वी में। मैंने आपको अभी ईस्वी दिखाया था कहाँ पर होता है। तो वही बच्चों यहाँ पर दे रखा है 5वीं शताब्दी उसके बाद के समय से पश्चिम से साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन यह अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। तो आपको दिखा देता हूँ बच्चों की कहाँ के बारे में बोला गया है। तो ये जो एरिया है वो तो धीरे धीरे खत्म होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन ये जो है एरिया अभी भी संपन्न रहा था। आपको पूरा ये इन दो के बारे में ही पढ़ना है टोटल। तो वही बताया गया कि पश्चिम का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड, और पूर्वी मतलब इधर वाला हिस्सा, है ना। आप लोग देख सकते हो कौन सा वाला हिस्सा है। देखो ये वाला हिस्सा, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। वही बताया गया कि ये बना रहा था। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ोगे। तो बच्चों खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और इसने शहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। तो बच्चों इसको आप चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इसको आपको सीबीएसई के द्वारा या एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे, अब कुछ आपके बुक में को दे रखा है नीले ये ब्लू पॉइंट्स। ठीक है, रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। आपको एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है कि हम जो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इतने साल पुराना है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो देखते हैं। देखो लिखा है कि इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है पाठ सामग्री, है ना। तो पाठ सामग्री क्या होता है? आप लोग इस फोटो में देखिए, देखो यहाँ पर ये पाठ पढ़ दो, यहाँ पर लिख रहा है अंकल ये, है ना, जो भी उस जमाने में लिखे गए होंगे तो आज के लोग को ये मिला है हमें, है ना। तो वही बताया गया है पाठ सामग्री शामिल है प्रलेख या दस्तावेज, उस जमाने में जो भी डॉक्यूमेंट चलते होंगे वो हमारे पास शामिल है। और लिखा है भौतिक अवशेष। देखो बच्चों भौतिक अवशेष का मतलब होता है जिन्हें हमें टच कर सकते हो, जिन्हें हम छू सकते हैं। देखो ये भौतिक अवशेष है उस जमाने के, हमें राजा के कुछ इस तरह से महल मिले होंगे या लिखी हुई कुछ चीजें मिली होंगी, इसी को भौतिक अवशेष कहते हैं, है ना। तो इनसे हमें जानकारी उन पुराने जमाने के बारे में हम पता कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि उस जमाने में लिखते कैसे थे। जैसे आज हमारे पास कागज है, लेकिन उस जमाने में वो लिखेंगे किस पे? तो लिखा है पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, है ना। तो देखो जो लिखा है इसमें कौन सा शामिल है? जो उस जमाने में लोगों ने लिखा था वो उस जमाने में हमें आज मिला है ना। उसके बाद और क्या है? तो देखो पत्र है, व्याख्यान है। व्याख्यान मतलब उस जमाने की जो डिटेल्स लिखे गए हैं, जो प्रवचन है, जो कानून राजाओं ने बनाए थे वो हमारे पास लिखे गए हैं। अब तो वापस वही सवाल पे आते हैं कि ये सब लिखा किस पे गया था? तो लिखा है दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों यानी कि पत्थरों पर है ना। आप लोग इस फोटो में देखो तो ये पत्थरों पे लिखाया गया है ना। उसके अलावा पेपराइज पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई, है ना। पेपराइज पत्तों, पेपराइज वो क्या होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से एक पौधा होता है,
ठीक है, आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये बनाया गया है, ये पेपराइस का पौधा दे रखा है ये, तो वही है, देखो ये पेपराइस का पौधा है ये। तो वही बताया गया कि इस पे लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। लिखा है उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थरों पर, शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए। अब मतलब मान लो कि दीवारों पर हम लिखेंगे, देखो आप यहाँ पर दे रखा है ये, जैसे ये दीवार है, यहाँ पर लिखा गया है, तो ये तो कभी मिटेगा नहीं, जितने साल भी अगर ये मिट्टी में दब भी जाता है तो मिटता नहीं है ना। लेकिन इस तरीके से अगर ये दब जाता है तो ये तो क्या खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ बताया गया है कि जो भी खोदे जाते हुए नष्ट नहीं हुए और बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए हैं, है ना। कौन सी भाषाओं में पाए गए हैं, तो दो भाषाओं में मिला है ये, एक तो यूनानी भाषा और एक लातिनी भाषा में पाए गए हैं। लिखे पेपराइस और एक सरकंडा जैसा पौधा है ना, देखो मैंने बताया ना, एक यही पौधा था जो मैं अभी फोटो में दिखाया, यही इसके बारे में बोला गया है। पेपराइस एक सरकंडा जैसा पौधा है जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, तो इसी से लिखने की स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल हुआ करता था, है ना। रोजमर्रा मतलब होता है देखिए लाइफ में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। तो और लिखा है कि और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, है ना, उसी से लेखन सामग्री तैयार की थी लिखने के लिए। लिखा है बच्चों रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था, तो इसमें लिखने के लिए वो लोग जो भी हिसाब किताब लिखते थे वो इसी में लिखा करते थे। लिखा है हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपराइस पत्र पर लिखे हुए पाए जाते हैं। तो उस जमाने की अगर चीजें खोदी जाती है जमीन के अंदर तो वहां पर वो चीजें मिलती है अगर वो सेफ रहा तो। और पेपरोलॉजिस्ट यानी कि पेपराइस शास्त्री, यानी जो इनको पढ़ पाता है ना, कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उनको हम कहते हैं पेपरोलॉजिस्ट या पेपराइस शास्त्री, उनके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तो उन्होंने उससे लेकर कॉपी कर दिया है आज की किताबों पर, है ना, और आज आप लोग पढ़ रहे हो, वही तो पढ़ रहे हो। देखिए बच्चों भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीजें शामिल है, मैंने बताया ना भौतिक अवशेष में क्या क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है। तो वो लोग अगर जमीन खोदते हैं तो उनको ये सब चीजें मिलती है, इमारतें मिलती है उस जमाने की, स्मारक मिलते हैं ना, उन जैसे स्मारक होता है ना, इसमें लिखा होता है कि ये इनकी याद में बनाया गया है, इस राजा की याद में, तो वही स्मारक हो गया। अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, है ना, देखो आप इस फोटो में देख सकते हैं, इन्हें हम पच्चीकारी का सामान कहते हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त, है ना। तो आपको मैं फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये इस तरीके से ये दिखाया गया, देखो ऊपर दिखाया गया रोम साम्राज्य था, ये ईरान साम्राज्य है। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक ही प्रकार की जानकारी देते हैं, तो हमें इनसे जानकारी मिलती है। ठीक है, इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहास का इन स्रोतों के संबंध तथ्यों में अर्थ संबंध बनाता है और कुशलता पर निर्भर करता है। तो कहना मतलब ये कि जो जानकारी है उनको मिला जुला कर बनाया गया है, वो लिखा ना, ये मिलाकर देखना बहुत अच्छा लगता है, उस जमाने की चीजें हमें जानना बहुत अच्छा लगता है, आज के साइंटिस्टों को भी वही किया गया है। नेक्स्ट आते बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा बच्चों ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, है ना, जैसे मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो टाइम पीरियड में 630 के बाद, ठीक है, इसके बाद दशक तक अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। तो 2 साम्राज्यों का शासन था, आप इस फोटो में देखिए, यहाँ पर बताया गया है, एक तो रोमन साम्राज्य था और एक ईरानी साम्राज्य था। आपको इस बुक में पूरे में से आपको ये बहुत ज्यादा पढ़ना है और ये बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है कि जहां जहां भी रोमन साम्राज्य जाएगा उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इन 2 का शासक था। ठीक है, ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे, ये 2 साम्राज्य थे रोम और ईरान के। लिखे बच्चों रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, प्रतिद्वंदी मतलब होता है कॉम्पिटिटर थे, ये आपस में कुछ कॉम्पिटिशन किया करते थे कुछ इस तरीके से। देखो ये ईसा मसीह के टाइम के बाद बताया गया है ये। नेक्स्ट देखो ये रोम साम्राज्य है और ईरान साम्राज्य, देखो यहाँ पर हाथ जरूर मिलाया गया है, पर दोनों में क्या चलती थी, दुश्मनी बहुत ज्यादा चलती थी। आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये है। तो इस तरीके से इनके बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, और ये जो नदी है ना, नदी दोनों को ऐसे बांटती थी, एक तो रोमन साम्राज्य हो गया और एक ईरान साम्राज्य हो गया।
इनको आपस में लड़ते थे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, दोनों एकदम पास ही थे। मैंने आपको फोटो में दिखा दिया है। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। मैंने आपको फोटो में दिखाया ना, जिसे मैं आपको इस फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखिए बच्चों, यहाँ पर वो ये जो नदी है, ये कौन सी है? फरात नदी है। वो यहाँ पर लिखा भी है फरात नदी है, जो कि इनको अलग करती थी। लिखा है कि अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। रोम को ही हमें पढ़ना है, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश मतलब कि कंपेयर करने के लिए रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। तो बीच बीच में इसको ही पढ़ते रहेंगे। लिखा है यदि बढ़ जाते हैं, लिखा है यदि आप नीचे के मानचित्र पर नजर डालें, तो आपको मानचित्र दिख रहा है आपकी बुक में, आइए। तो यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। तो देखो ये क्या है आपका, ये यूरोप है पूरा ऊपर वाला, और ये क्या है, ये हमारा अफ्रीका है ना। तो दोनों को अलग कौन कर रहा है? तो ये जो समुद्र है, ये अलग कर रहा है। वही यहाँ बताया गया है कि समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर, है ना, इधर कुछ स्पेन से लेकर यहाँ पर वो दिया गया है, इधर कहीं स्पेन पड़ता है, स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया, है ना, तो ये कुछ इधर सीरिया हमारा पड़ता है, तो सीरिया तक फैला हुआ था। तो ये रोमन साम्राज्य हो गया। ठीक है, इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। तो देखो बच्चों, ये जो सागर है, देखो यहाँ पर दे भी रखा है, यहाँ पर भूमध्य सागर। देखो भूमध्य सागर मतलब होता है, भू मतलब होता है जमीन, मध्य मतलब होता है बीच में, और सागर मतलब होता है पानी, है ना। तो जो जमीन के बीच में जो समुद्र है, उसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। तो ये इसका हृदय था, क्योंकि पानी इसका इस्तेमाल किया करते थे अपने कपड़े और जो भी यहाँ पर रोजमर्रा की चीजें थी उनके धोने के लिए। लेकिन रोम का भूमध्य सागर और उत्तर और दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। तो बच्चों देखो, ये जो जगह है, यहाँ पर क्या था, पूरा रोम साम्राज्य का प्रभुत्व था। ठीक है, देखिए उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह राइन नदी है, यहाँ आ रही है, यहाँ से कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। और जो डैन्यूब नदी एक तरह बॉर्डर बना रही है, जो दूसरे व्यक्ति इसमें नहीं आ पाते थे, है ना। तो वही बताया गया कि इस तरीके से ये बनते थे। और नीचे की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, देखो लिखा भी है ना कि दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। तो यहाँ पर रेगिस्तान है, जो कि ये पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य को दे देती थी, है ना, रोमन साम्राज्य के हिस्से में आता था ये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। तो हमने देख लिया कि पूरा यहाँ पर रोम साम्राज्य ही फैला हुआ था। अब हम पढ़ेंगे दूसरी ओर कैस्पियन सागर। ठीक है, आपको इसमें कैस्पियन सागर नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, कैस्पियन सागर के दक्षिण में देखो, ना इसके नीचे ही, इसी को कहते हैं। तो बच्चों कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक समूचा इलाका कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। तो देखो जो इधर एरिया है ना, जो इधर का एरिया है, जो पूरा फोटो में दिखाया नहीं गया है, आप इस फोटो में देख सकते हो, मैं देखो जोड़ देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो ये जो था, ये किसके नियंत्रण में था? तो ये ईरान के नियंत्रण में था। हमने पढ़ लिया रोम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बच्चों ईरान के बारे में। देखिए इन दो महान शक्तियों ने दुनिया को उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था। तो इस तरीके से दो दुनिया हो गई, एक तो ईरान का हो गया और एक रोम का हो गया। तो दो दुनिया यहाँ पर बढ़ गए थे। तो इसी चीज को चीनी लोग क्या बोलते थे? तो ताज चिन्ह बोलते थे। ताज चिन्ह मतलब दो दुनिया, ताज चिन्ह मतलब होता है दो दुनिया कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट बच्चों आते हैं तो आगे लिखा हुआ है साम्राज्य का आरंभिक काल, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती मैंने आपको। तो बच्चों देखो ये तीसरी शताब्दी है। ये कब आया था? तो तकरीबन हम बात करते हैं 200 के बाद, है ना, 200 के बाद वाले को 200 ईस्वी यहाँ पर आएगा। ईस्वी, ये जो ईस्वी का समय है इसके बाद के बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी ईस्वी। ठीक है, ये सब ईस्वी में आता है क्योंकि ये जीरो के बाद के हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जीरो के बाद वाले को हम कहते हैं ईस्वी। तो बच्चों वही यहाँ पर दे रखा है कि इसको पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। तो बच्चों इस टाइम ये जो तीसरी शताब्दी, इसके पहले को हम क्या कहते हैं? इसके पहले को हम कहते हैं पूर्ववर्ती, सिंपल है। और इस टाइम के बाद वाले को हम कहते हैं परवर्ती, है ना, परवर्ती कहते हैं इस टाइम के बाद को। तीसरी शताब्दी के बाद को टाइम को हम परवर्ती कहते हैं हम। ठीक है, इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। मैंने को बता दी ना कि एक तो ये इधर हमारा है और दूसरा हमारा कुछ इस तरीके से। हम तो दो यहाँ पर आते हैं जो कि बांट देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और बाद को परवर्ती साम्राज्य कहा गया। तो इसको परवर्ती और इसको पूर्ववर्ती बोला गया था इस वाले। नेक्स्ट बात है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज में क्या बोला गया है?
तो बच्चों आगे लिखा हुआ है, दो महाशक्तियों और उनसे संबंधित साम्राज्यों में यह बड़ा अंतर था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था, है ना। किन के बारे में बोला गया बच्चों, तो देख लेते हैं। देखो बोला गया रोमन साम्राज्य के बारे में, ये जो था ये बहुत ही डिफरेंट था। यहाँ पर काफी संस्कृतियां थी। संस्कृति मतलब होता है भाषा, पहनने का तरीका, है ना, गाना सुनने का तरीका। तो यहाँ पर काफी लोग रहा करते थे जिनकी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग वेशभूषा थी, है ना। वेशभूषा मतलब होता है कपड़े पहनने के तरीके थे। लेकिन ईरानी साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। ईरान के साम्राज्य में बस एक जैसा ही लोग रहा करते थे। तो वही बताया गया बच्चों कि यहाँ पर कहीं बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। तो पहले किसने यहाँ पर राज किया था, पार्थियाई लोगों ने यहाँ पर राज किया। कहाँ पर, ईरान पर, है ना। ईरान कहाँ है, तो यहाँ पर पार्थियाई लोगों ने राज किया। फिर वो मर जाते हैं, फिर उनके यहाँ पे ससानी वंश आता है ना। वही बताया कि ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे, तो इन्हीं के लोगों पर यहाँ के लोगों ने शासन किया था। इसके विपरीत तो रोमन साम्राज्य, अब हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में, है ना। इनके बारे में तो पढ़ लेते हैं। हमने क्या जाना, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग धर्म, यहाँ पर कह सकते हैं अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति रहा करती थी। क्षेत्रों और संस्कृतियों का मिला जुला कर रूप था, जो कि मुख्यतः सरकार की साझी प्रणाली के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर चुनाव वगैरह भी हुआ करता था, ठीक है। साझी प्रणाली मतलब होता है जहाँ पर चुनाव वगैरह भी होता हो लोगों के द्वारा, तो उस तरीके से यहाँ पर लोग आपस में जुड़े रहते थे। लिखा है बच्चों, अब इसकी भाषा पढ़ लेते हैं कि ईरान और यहाँ फारस में, फारस मतलब ईरान और रोम में कौन सी भाषाएं चलती थी। तो लिखा है साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी और यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बच्चों आप हमारे इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, बहुत सी भाषाएं। लेकिन आपका एग्जाम ज्यादातर किस में आता है ना, ज्यादातर आपका एग्जाम हिंदी या इंग्लिश में आता है। वो अलग बात है, कहीं कहीं पर पंजाबी में, जैसे पंजाब में पंजाबी में जोड़ते हैं, पर बेसिकली अगर मैं नॉर्मल बताऊँ बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में आता है। तो वैसे ही यहाँ पर भाषाएं तो बहुत थी रोम में, लेकिन लिखने में क्या यूज होता था, दो ही भाषा का इस्तेमाल होता था, एक तो लातिनी भाषा और एक यूनानी भाषा, है ना। अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। लिखे पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा का, पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते थे और लिखते थे, ठीक है। तो पूर्वी भाग में क्या चलता था बच्चों, यूनानी भाषा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूर्वी भाग क्या है। तो देखो ये हमारा पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर चलता था, कौन सा चलता था, पूर्वी भाग में बच्चों चलता था लातिनी। और यूनानी भाषा कहाँ चलता था ज्यादातर बच्चों, वो चलता था इस एरिया में, है ना। वो ये भी तो इन्हीं का एरिया था रोम साम्राज्य का, तो यहाँ पर चलता था लातिनी। तो बच्चों यहाँ पर चलता था यूनानी, है ना, यूनानी भाषा यहाँ पर चला करता था। लेकिन पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा बोलते थे, है ना। देखो बच्चों चलता था हमारा यूनानी भाषा, इधर हमारा चलता था लातिनी भाषा, और ये जो अफ्रीका वाला हिस्सा है यहाँ पर चलता था मिक्सअप, दोनों चलता था। और इसी हिस्से को त्रिपोलितानिया कहते थे, है ना, त्रिपोलितानिया। क्या लिखा है ये, त्रिपोलितानिया कहते थे। लिखा है कि और सायरनका, यहाँ पर ये दोनों भाषाएं चलती थी। वे लोग साम्राज्य में रहते थे और वे सभी एकमत शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे। तो कहीं भी रहे, है ना, जनता जो है वो एक ही अंडर में आती, एक ही वो राजा के अंडर में ही आते थे, चाहे वे कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, वो सब राजा के अंडर में आया करती थी। तो बच्चों आगे हम पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रथम सम्राट, अब हम राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों लिखा है प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। तो देखो इसने क्या किया था, देखो ये आप इसका फोटो देख सकते हो, यही कौन था, ऑगस्टस था, जो कि 27 ईसा पूर्व में, ठीक है, यही पहला राजा था जो कि इसने अपने राज्य की स्थापना किया था, उसी को प्रिंसिपेट कहा जाता था। जो इसका बच्चों इसके राज्य को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपेट कहा जाता था। लिखा है यद्यपि ऑगस्ट कहा जाता था, यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, यानी सारी पावर भले इसके पास थी, एक राजा था, लेकिन ये अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए, ये अच्छा है, अच्छा तो था ये क्या कहता है, मैं भी एक नागरिक हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि वो केवल एक प्रमुख नागरिक था, है ना, निरंकुश शासक नहीं था, ऐसे बुरा शासक नहीं था, वो अच्छा शासक था और ये अपने आप को दिखाया करता था कि वो एक राजा अच्छा है, प्रमुख नागरिक है। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने लिए किया गया था। सेनेट क्या होती है बच्चों, देखो मैं बता देता हूँ। देखो ये जो राजा है इसके नीचे जो भी मंत्री थे, तो यहाँ पर लिखा ना मंत्री और अधिकारी, इन्हीं को सेनेट बोला जाता था। तो इनको इज्जत रखने के लिए, इनको मान सम्मान देने के लिए ये ऐसा राजा किया करता था, ठीक है। तो सेनेट क्या था, देखो सेनेट वह निकाय, वह बॉडी
थी जिससे उन दिनों रोम के एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था। यानी बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जब राजा यहाँ पर नहीं था, जब ये राजा 27 ईसा पूर्व से पहले नहीं था, तो मंत्री लोग ही यहाँ पर इस देश को चलाया करते थे। लेकिन जब ये राजा यहाँ आता है तो खुद राजा बन जाता है और इन सभी के ऊपर शासन करना स्टार्ट कर देता है ना। तो वही यहाँ बताया गया, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा करते थे। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दी तक रहा। तो पहले तो सेनेट ही काम किया करती थी, राजा यहाँ पर नहीं थे, सेनेट ही काम किया करती थी। सेनेट का मतलब बच्चों में बता देता हूँ, सेनेट का मतलब यहाँ पर ये मंत्री, जो मंत्री और अधिकारी थे, इन्हीं को सेनेट बोला जाता था और यही देश को चलाया करते थे। तो वही यहाँ बताया गया है कि बच्चों वही शताब्दी तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। तो आप लोग समझ सकते हो कि मंत्री और जो अधिकारी होते वो कोई गरीब थोड़ी नहीं बनेगा, वो कौन बनते थे, वो अमीर ही बनते थे। वही यहाँ पर लिखा है, उसमें कुलीन लोग थे और अभिजात वर्ग, दोनों का मतलब सेम होता है, अमीर लोग हुआ इसमें शामिल हुआ करते थे, है ना। लेकिन आगे चलकर उसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। बाद में मंत्री को में कहाँ से, तो इतावली इटली के और जगहों से भी इनको इकट्ठा करके इसमें रख दिया गया। इस सेनेट में इनको डाल दिया गया। सेनेट में मंत्री लोग आते थे और वो लोग पहले रोम के थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके इटली लोग भी इसमें शामिल हो गए थे, इटली के अन्य जगहों से भी शामिल हो गए थे। लेकिन रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातिनी भाषा ज़्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो मंत्री थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने ये सब किताबों को लिखा था, क्योंकि गरीब जनता थोड़ी ना लिख पाएगी, पढ़ पाएगी, है ना। लेकिन इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस प्रकार से व्यवहार किया करते थे। तो मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये राजा है, ठीक है, ये राजा है, तो ये राजा बुरा है कि अच्छा है, हमें पता कैसे चलेगा, तो सेनेट ही हमें बताते। देखो अगर सेनेट बहुत खुश हुआ करते थे, अगर सेनेट खुश थे तो यानी राजा अच्छा है, और अगर सेनेट बहुत दुखी हुआ करते थे तो मतलब राजा बहुत बेकार है, राजा अपनी मनमानी कर रहा है। तो वही बच्चों यहाँ बताया गया है कि सेनेट के प्रति वो किस तरह से व्यवहार रखते थे। अगर मान लो सबसे बुरे राज सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, सेनेट को यानी मंत्रियों को मारते पीटते थे, उनको शक की निगाह नजर से देखते थे, या फिर उनके साथ क्रूरता या हिंसा यानी उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो अगर मान लो किसी मंत्री के साथ मारपीट करता है राजा, तो राजा अच्छा नहीं है ना। वही है। लेकिन कई सेनेटर, कई जो मंत्री थे वो चाहते थे कि पुराना टाइम वापस आ जाए जब कोई राजा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर राजा तो 27 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पे कोई राजा थोड़ी नहीं था, राजा तो ये आया है और राजा अपने आप को बना लेता है ना। तो वो बच्चों बताया गया कि ये जो सेनेट थे, ये जो मंत्री थे, जो भी अधिकारी थे, वो तरसते थे कि पुराने टाइम वापस आ जाए, राजा यहाँ से हट जाए। लेकिन उनको एहसास हो गया था कि यह असंभव था, अब ऐसा तो अब कभी नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट बच्चों हम जैसे कि पढ़ रहे हैं ये रोम साम्राज्य के बारे में और ईरान साम्राज्य के बारे में, तो इनके बारे में हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक प्रमुख सेना थी, यहाँ पर संस्था थी सेना, है ना। सेना थर्ड नंबर पे आती है। आप इस फोटो में देख सकते हो, पहले आता है राजा, फिर आएगी यहाँ के मंत्री यानी कि सेनेट, और तीसरे पे आते थे योद्धा या शूरवीर, या सिंपल में इसको सेना बोला करते थे, है ना। तो सेना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो लिखा है फारस की सेना। देखो बच्चों जहां पर फारस लिखा है तो फारस का मतलब होता है ईरान की सेना, ठीक है। तो अभी पहले हम ईरान के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों लिखा है ईरान के साम्राज्य में बलात का मतलब होता है जबरदस्ती, ईरान में जबरदस्ती भर्ती की जाती थी, है ना। बलात भर्ती वाली सेना थी। लेकिन रोम की सेना एक व्यवसायिक सेना थी। एक व्यवसायिक मतलब होता है जहां पर सैनिकों को सैलरी मिलती थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो ईरान वाली जो सेना थी, उनको किसी प्रकार की सैलरी नहीं मिलती थी, उनको जबरदस्ती उनको सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है, जिनमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता। मैंने कहा ना, रोम वाले में सैलरी मिलती थी, ईरान के सैनिकों को कोई सैलरी नहीं मिलती थी, और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। लिखा बच्चों, एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की एक खास विशेषता थी। तो एक बहुत खास विशेषता थी कि रोमन साम्राज्य में सेना भी हुआ करती थी। बच्चों लिखा है सेना साम्राज्य के सबसे एकल संगठित निकाय थी। तो पूरे यहाँ पर कितने लोग थे, तो टोटल यहाँ पर 6 लाख सैनिक थे, है ना, जो कि एकजुट होकर काम किया करते थे। अगर कहीं पर लड़ाई करना है तो एकजुट होकर लड़ाई किया करते थे। लेकिन कभी कभी सेना भी आपस में लड़ जाती थी। क्यों लड़ जाती थी, अब वो देखते हैं।
तो वो जो लिखा है, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों को भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। तो देखो सेना के पास भी इतनी पावर दी गई थी कि वो राजा को क्या कर पाए, राजा को हटा पाए। मान लो कल को इनको पसंद नहीं आया कि राजा अच्छा नहीं है, तो ये लोग राजा को मार सकते थे, क्योंकि वो तो अकेला है और ये तो बहुत सारे होंगे, है ना। तो वो यहाँ बताया गया है कि उनके हाथ में इतनी शक्ति थी कि वो राजा का भाग्य निर्धारित कर पाए। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। ये कौन आंदोलन करता था? तो सैनिक लोग यहाँ पर आंदोलन किया करते थे। ठीक है, यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे, कभी कभी इनको कभी कभी ना लगता था सैनिकों को कि सम्राट यानी कि राजा हमें परेशान कर रहा है, तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। वो लोग विद्रोह करते थे, मतलब मारपीट पे उतर जाते थे। ये भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी, जो सैनिक के प्रति सहानुभूति रखते थे। ये लोग क्या करते थे बेटा, ये लोग सैनिक, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सैनिक के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनको नहीं मारते थे। सैनिक सेना से घृणा करती थी, है ना, तो वो लिखा ना, सैनिक जो थी वो सेना से घृणा करती थी, नफरत करती थी। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा यहाँ पर। ये जो सैनिक थी ये इनसे नफरत किया करती थी। ठीक है, इनसे नफरत किया करती थी। क्यों किया करती थी? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मारपीट पे उतर जाते थे। कौन लोग? सैनिक जो लोग थे वो मारपीट पे उतर जाते थे बहुत ही जल्दी। वही बताया गया, घृणा करती थी, उससे डरती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। ये हिंसा किया करते थे, विशेष रूप से 3वीं शताब्दी के तनावपूर्ण परिस्थितियों में, जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों का पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। तो देखो यहाँ पर जो राजा है ये क्या क्या करते थे, ये अपना खर्च निकालने के लिए चाहे मंत्री, ये दोनों मिलकर टैक्स को बढ़ा देते थे। जब टैक्स बढ़ा देते थे तो इनको बहुत गुस्सा आता था। ये लोग क्या करते थे, इनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे, बेसिकली राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे। तो वही यहाँ बताया गया है कि विद्रोह कर लेते थे क्योंकि यहाँ पर टैक्स लगाना पड़ गया था। इन शॉर्ट, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक खिलाड़ी 3 मुख्य खिलाड़ी थे। तो 1, 2 और 3 कौन कौन थे बच्चों? सम्राट ये हो गया, अभिजात वर्ग यानी कि मंत्री लोग ये हो गए, और सेना जो कि ये हो गई। ये यहाँ पर मेन यहाँ पर लीडर हुआ करती थी, है ना। लिखा अलग अलग सम्राटों की सफलता इस पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं। मान लो कोई राजा है, यहाँ पर कोई राजा है, अगर वो सेना पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो राजा तुरंत हटना पड़ेगा। और राजा अगर सेना पे कंट्रोल करती है, सेना की बात मानती है, उनको सैलरी देती है, तो राजा वहां पर टिका रहेगा और वो काफी लंबा तक चलेगा, है ना। तो वही बताया गया, जो जब सेनाएं विभाजित हो जाती तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। तो कभी कभी उनके ऐसा भी होता था कि आपस में लोग गृह युद्ध कर लेते थे। ठीक है, एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को, है ना, तो 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, 4 राजा बैठे थे। पहली 2 शताब्दी में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। तो कोई गृह युद्ध नहीं हुआ मतलब वो राजा बहुत अच्छा रहा होगा, है ना, राजा ने कंट्रोल कर रखा था अपनी सेना पर, कोई वहां पर गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। ठीक है, ठीक है, सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। देखो वंश क्रम मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर था और किसी को दिक्कत भी नहीं थी। लिखा है पिता का राज पुत्र को मिलता था, चाहे वो नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हो। नैसर्गिक मतलब होता है अपना खून हो, अपना वारिस हो, या ग्रहण या किसी से गोद लिया गया हो, है ना। ठीक है, सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी, सेना इसको पूरी तरह से मानती थी। लिखा है उदाहरण के लिए टिबेरियस, है ना, क्या लिखा है बच्चों? उदाहरण के लिए टिबेरियस, देखो ये उदाहरण दे रखा है। टिबेरियस जो कि इस टाइम पर जो रोम साम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा राजा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला ऑगस्ट का अपना पुत्र नहीं था। तो आपको देखो अभी आपने बताया था कि वो यहाँ पर प्रिंसिपेट की स्थापना ऑगस्टस ने की थी, उसके बेटे का नाम था टिबेरियस। तो टिबेरियस का अपना बेटा नहीं था, वो उसके गोद लिया हुआ बेटा था। तो लिखा भी था ऑगस्टस ने उसके गोद लिया था, तो बाद में वही उसका राजा बनेगा। लेकिन प्रथम 2 शताब्दी में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। तो मैंने अभी बताया ना कि जब राजा अच्छा होगा तो वहां पर युद्ध नहीं हुआ, यानी शांति बनी रही। ऑगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले इतना बड़ा लंबा चौड़ा था। तो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, है ना, दिखाया था। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इतना बड़ा साम्राज्य था ये, कुछ इस तरीके से ये रोमन साम्राज्य हुआ करता था। इसलिए टिबेरियस ने क्या किया बच्चों, ये एरिया कुछ हिस्सा इसने छोड़ दिया, ये हिस्सा छोड़ दिया कि जरूरत नहीं है। किसने छोड़ा था बच्चों? टिबेरियस ने। ऑगस्ट ने तो इसको संभाल कर रखा था कि इतना बड़ा एरिया है, चलो एरिया तो है हमारा, लेकिन उसके बेटा जो अपना बेटा नहीं था उसने वो एरिया को छोड़ दिया।
तो यहाँ पर लिखा भी है, लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक था। तो उसका जो बेटा था टिबेरियस, उसको लगता कि ये एरिया हम छोड़ देते हैं। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्षों और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑगस्टस ने कितना मेहनत करके पूरा एरिया को बना रखा था, है ना। आगे लिखा है बच्चों, साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र सम्राट त्राजान, तो ये भी राजा बनता है, ये भी टिबेरियस के बाद कभी कभी राजा बनता है, जो कि इस टाइम पर, ये काफी ज्यादा टाइम है, 113 से लेकर 117 तक इसमें चलाया गया। उसने फरात नदी के पार क्षेत्रों पर निरंतर कब्जा कर लिया। तो इसने भी क्या किया बच्चों, इसने भी निरंतर कब्जा, निरंतर मतलब सोचा कि बहुत से एरिए हमारे काम के नहीं है, इसलिए उसने काफी इलाकों को छोड़ दिया। उसने काफी इलाकों को छोड़ दिया और कहा कि ये एरिया हमारे काम का नहीं है। अब मान लो कि नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, वो है सहारा रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में क्या उगेगा, है ना। तो रेगिस्तान वाले एरिया को इसने छोड़ दिया, जानबूझ के इसने छोड़ दिया कि हम इस एरिया में नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं वो समझ में ये वीडियो आया होगा और अच्छे से आया होगा। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अब हम चलते हैं बच्चों, अगला पार्ट हम अगली वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।